हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलायंस पॉलिटिक्स के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलायंस पॉलिटिक्स? यहां पे अब आपको चीजों को समझना है, कनेक्ट करते चलना है, बड़ी पिक्चर को समझना है। और ठीक है, तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया? पिछले वीडियोस में जैसे अगर आप देखेंगे तो हमने डिक्लाइन समझा कि किस तरह से कांग्रेस डिक्लाइन हो जाती है। अब जब कांग्रेस डिक्लाइन होती है, सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होता है ना, तो मल्टीपल आपको क्या देखने को मिलेंगे? जब सिंगल पार्टी का डिक्लाइन होगा तो आपको मल्टीपल रीजनल पार्टीज ग्रो होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, मल्टीपल रीजनल पार्टीज आपको ग्रो होते हुए देखने को मिलेगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पे अब हमें चीजों को ऐसे ही कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो अलायंस पॉलिटिक्स में आपको यह देखना है कि जो एरा ऑफ कोलिजन है, तो कोलिजन क्यों आया? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेशन जो था वो खत्म हो गया। पिछले वीडियो में हमने डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पढ़ लिया था और उससे वहां पे ये समझ में भी आ गया था हमें। अब बात करते हैं अलायंस पॉलिटिक्स की। तो अलायंस पॉलिटिक्स क्या है कि जो अलग अलग इक्वेशंस बन रही थी, जो अलग अलग गठबंधन की सरकारें बन रही थी 1990s के टाइम पीरियड में, उसे हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। इस चैप्टर के नोट्स और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती है, सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। सो प्लीज डू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ नोट्स जैसे बात की जा रही, तो नोट्स आपको चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। सिंपल आपको क्या करना होगा? अनअकैडमी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। यूज द कोड DIGRAJ दिगराज टू एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स, जहां पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं। स्पेशल क्लास होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, तो इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट अनअकैडमी ऐप। प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड एक्सप्लोर द फीचर्स। अब अगर हम बात करते हैं अलायंस पॉलिटिक्स की, तो दी पॉलिटिक्स ऑफ 90s, ठीक है, दी पॉलिटिक्स ऑफ 90s की अगर हम बात करें तो 90 के दशक में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे पता है आपको? पॉलिटिक्स ऑफ 90s की अगर हम बात करें तो उस समय पे कहीं ना कहीं इमरजेंस हो रहा था पावरफुल पार्टीज का, ठीक है, और मूवमेंट का दैट रिप्रेजेंटेड दी दलित एंड बैकवर्ड कास्ट्स। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहां पे पकड़ के रखना, क्योंकि आगे अगला जो टॉपिक है आपका, ठीक है, तो जो चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपने पढ़ा था कि ब्रॉड डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे थे, तो उन ब्रॉड डेवलपमेंट्स में एक तो कोलिजन पॉलिटिक्स इमर्ज हो रही थी, और दूसरा जो ब्रॉड डेवलपमेंट हो रहा था वो क्या हो रहा था? दूसरा ब्रॉड डेवलपमेंट जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि अदर बैकवर्ड कास्ट जो है वो भी ग्रो कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, सो दीज पार्टीज रिप्रेजेंटेड पावरफुल रीजनल असर्शन एज वेल। ठीक, तो यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज इमर्ज हो रही थी, तो ये रीजनल पार्टीज क्या है? पावरफुल रीजनल असर्शन को क्या करती थी? रिप्रेजेंट करती थी। मतलब अब यहाँ पे आपको कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था पूरे देश पे। ठीक है, तो क्या होता है कि वो अपने आप में क्या थी? अम्ब्रेला पार्टी थी। ठीक है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा भी है कि वो अपने आप में एक अम्ब्रेला पार्टी थी, जिसमें अलग अलग सेक्शंस को उसने इंक्लूड करके रखा था। लेकिन जब क्या होता है कि कांग्रेस का डिक्लाइन होता है ना, तो जो इंक्लूसिवनेस वाली पार्टी थी वो तो खत्म हो गई। तो हर क्षेत्र में अलग अलग क्या हो रही थी? रीजनल पार्टीज ग्रो हो रही थी। अब रीजनल पार्टीज ग्रो हो रही थी, सर आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन इससे हो क्या रहा था कि नेशनल लेवल पे जो एक पार्टी बनेगी, एक पार्टी मेजोरिटी लाके गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। वहां पर आपको एब्सेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वही डेवलपमेंट्स होते हैं। तो अब क्या हो रहा है? दीज फैक्टर्स मतलब क्या है कि रीजनल पार्टीज का ग्रो होना और ये सारी चीजें, तो दीज फैक्टर्स प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द नेशनल गवर्नमेंट विथ डिफरेंट इक्वेशंस। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो फैक्टर्स थे, इन फैक्टर्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस चीज में? अलग अलग तरह की जो इक्वेशंस बन रही थी, अलग अलग तरह की जो गवर्नमेंट आपको नेशनल लेवल पे देखने को मिल रही थी। आपने क्या पढ़ा पिछले वीडियो में? पिछले वीडियो में मैंने आपको वीपी सिंह वाली नेशनल फ्रंट के बारे में बताया। तो जैसे नेशनल फ्रंट ऑफ 1989 की अगर हम बात करें, तो जो जनता दल था, तो जनता दल को मेजोरिटी नहीं मिली थी। वीपी सिंह लीड कर रहे थे, वीपी सिंह को मेजोरिटी नहीं मिली थी। 272 प्लस सीट्स नहीं थी उनके पास में। ठीक है, ऐसी मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन क्या होता है, यहां पे क्या देखने को मिलता है आपको? तो यहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट सपोर्ट करते हैं वीपी सिंह को, और क्या होता है कि वहां पे सरकार बन जाती है नेशनल फ्रंट की। ठीक है, नेशनल फ्रंट की सरकार बन जाती है। अभी सरकार चलती रहती है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही बीजेपी अपना सरकार सपोर्ट हटाती है तो सरकार धड़ाम से गिर भी जाती है 1990 में। समझ में आ रही है चीजें? तो इस तरह से क्या है कि आपको बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना होगा कि अलायंस पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? कि जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का इमरजेंस देखने को मिला, तो उन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के इमरजेंस से क्या देखने को मिलता है कि नेशनल गवर्नमेंट की अलग अलग आपको अलायंस, अलग अलग इक्वेशंस देखने को मिलेगी नेशनल गवर्नमेंट की। और वो जो अलग अलग अलायंस, अलग अलग इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, तो अलग अलायंस, अलग इक्वेशंस क्या किस चीज को जन्म देती? इनस्टेबिलिटी को। नेशनल लेवल पे आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी एक गवर्नमेंट के पास में क्लियर कट मेजोरिटी नहीं होती थी। और अलायंस पॉलिटिक्स का एक ये ड्रॉबैक भी कंसीडर किया जाता है। और यहां पे फिर क्या हो रहा है कि आइडियोलॉजी गई एक तरफ। ठीक है, आइडियोलॉजी गई एक तरफ। यहां पे आप क्या देखेंगे?
यहां पे सिर्फ गठबंधन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि किसी को पावर से रोकना था, किसी को पावर में लाके देना था। तो जैसे नेशनल फ्रंट बना था 1989 का, क्यों नेशनल फ्रंट बना था? क्योंकि ना कांग्रेस के पास मेजोरिटी, ना बीजेपी के पास, ना जनता दल के पास में। तो जनता दल को लेकिन वीपी सिंह को बोलते कि आप बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आउटसाइड से, मतलब ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उसको बाहर से सपोर्ट किसने दिया? बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने, जो मैंने आपको पीछे कहानी सुनाई है, ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे आप देखोगे तो यूनाइटेड फ्रंट, यहां वर्सेस नहीं होना चाहिए, एंड लगा दो, एंड ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या यूनाइटेड फ्रंट भी बना कब? 1996 का। तो अगर 1996 की बात करें हम, तो 1996 में भी क्या बनता है? इसी तरह का एक यूनाइटेड फ्रंट भी क्या बनता है? एक अलायंस बनता है, ठीक है। तो अभी अलायंस की अगर हम बात करें, दी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ 1996 वांटेड टू कीप बीजेपी आउट ऑफ पावर। अब क्या हो रहा है कि 1996 की सिचुएशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्लोजली, तो आपको यह समझ में आएगा यहां पर कि कहीं ना कहीं ये जो अलायंस पॉलिटिक्स चल रही थी देश में, वो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर ही रही थी। फॉर एग्जांपल जैसे यूनाइटेड फ्रंट ऑफ 1996, इसकी अगर बात की जाए तो जैसा जो नेशनल फ्रंट वीपी सिंह के टाइम पीरियड में बना था ना, उसी तरह से स्थिति 1996 में फिर चेंज होती है। देखो नंबरों का खेल रहता है ना, तो नंबरों में कंफ्यूज नहीं होना होता, यहां पे क्लैरिटी चाहिए होती है। तो क्लैरिटी कैसी थी? तो 1989 की अगर हम बात करें, 1989 में क्या हुआ? 1989 में क्लियर कट मेजोरिटी किसी को मिली नहीं, तो जो नेशनल फ्रंट बना, नेशनल फ्रंट लेड बाय वीपी सिंह, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने क्या किया? नेशनल फ्रंट को लीड किया। सपोर्ट किसका मिल गया था? बीजेपी का सपोर्ट मिल गया था, और लेफ्ट फ्रंट का, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह था, उन्होंने सपोर्ट देके वीपी सिंह की सरकार बनवा दी। लेकिन फिर क्या होता है? फिर वही बीजेपी अपना सपोर्ट विड्रू कर लेती है, तो क्या होता है? सरकार गिर जाती है। सरकार गिर जाती है तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि यहीं पे आप जैसे एक देखेंगे तो एक सेक्शन ऑफ लेफ्ट फ्रंट जो है बाहर निकल के आता है, सेक्शन ऑफ नेशनल फ्रंट जो है बाहर निकल के आता है, कांग्रेस के सपोर्ट से। चंद्रशेखर जो रहते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर जो रहते हैं, तो चंद्रशेखर क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन ये भी कुछ ही समय के लिए रहते हैं। और फिर क्या हो जाता है? जैसे कांग्रेस यहां से भी अपना क्या करती है? सपोर्ट हटाती है, तो उसके बाद में फिर आपको मिड टर्म इलेक्शन करवाना पड़ते हैं। और मिड टर्म इलेक्शन जब करवाते हैं तो राजीव गांधी की डेथ हो जाती है 1991 वाले टाइम पीरियड में, ठीक है। तो उसके बाद जो 1991 में सरकार बनती है, सरकार 1991, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये जिस अगर आप देख रहे हैं तो 89 की गवर्नमेंट जो बनी थी वीपी सिंह के अंडर में, 1 साल तक रही, ठीक है। सपोर्ट मिला, सपोर्ट हटा, क्योंकि अलायंस पॉलिटिक्स में वही इनस्टेबिलिटी दर्शाई जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है? वैसे ही चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इनको भी सपोर्ट मिला, सपोर्ट हटा, लेकिन अब सपोर्ट हटने के बाद में किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। तो 1991 में जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें आप क्या देखते हैं? उसमें कांग्रेस जो है पावर में आती है। कांग्रेस अगेन यहां पे खुद के दम पे पावर में नहीं आती है। कांग्रेस जैसे आप देखते हो तो एआईडीएमके हो गया, ठीक है, और जो दूसरी रीजनल पार्टीज थी उनके साथ से क्या होती? कांग्रेस फिर पावर में आ जाती है। तो 1991 के बाद में जैसे तैसे आगे पीछे चक्का करते करते क्या है, कहानी कहां तक जाती है? 1996 तक जाती है, ठीक है। कहानी कहां तक जाती है? 1996 तक जाती है। 1996 में फिर चुनाव होना था, और सवाल यही था कि अब क्या? कहानी समझ में आ रही? 1990, मतलब वही मैंने ऐसा सर्कल में क्यों बनाया? क्योंकि हम घूम के वापस उसी स्थिति पे आ गए जो 1989 में थे, कि अब वापस किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब वापस किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलेगी, तो ये कहानी घूम के वापस वहीं पे आ जाती है। तो 1991 से क्या होता है? कांग्रेस की जो अलायंस वाली गवर्नमेंट थी, जैसे तैसे एआईडीएमके वगैरह का सपोर्ट लेके आगे तो बढ़ती है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड रहता है ना 1991 से 1996 तक का, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। रिजर्वेशन की बात हो रही होती है इस बीच में, जो आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में। इसी टाइम पीरियड में आप जिस देखेंगे तो स्कैम हुआ था, कौन सा वाला? हर्षद मेहता स्कैम। और उसी में क्या है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम पीरियड में, जैसे आप देखोगे 1991 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे पता है? देखो मैं आपको बड़ी पिक्चर समझाते चल रहा हूं, नॉट नेसेसरली ये पूछा जाएगा सब हर्षद मेहता स्कैम बताओ, लेकिन आपको इससे समझ में तो आएगा ना कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे पॉलिटिक्स में। सिर्फ पढ़ के आंसर लिख के जाओगे, क्या मतलब करेगा? अब कहानी समझ पा रहे हो आप मेरे साथ क्या है? तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे नरसिम्हा राव जो थे उनका नाम आया था स्कैम में, कि हाँ वो भी क्या बोलते हैं हर्षद मेहता के साथ जुड़े हुए थे, वो सारी चीजें। फाइन, केस वेस भी चलता है। तो इस तरह से जैसे अगर आप देखोगे तो इस तरह से क्या है कि 1991 की गवर्नमेंट को भी उतना ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिलता। और जब 1996 के चुनाव होते हैं तो 1996 के चुनाव में पता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी निकल के आती है? बीजेपी निकल के आती है। तो बीजेपी की सरकार बनी क्या? नहीं, सरकार बीजेपी की नहीं बनी। क्यों? क्योंकि वो अलायंस पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट, जो एक समय पे लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी साथ में आए थे, कब? एक समय पे बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट साथ में आए थे नेशनल फ्रंट को सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो कांग्रेस को बाहर रख सके। अब वही क्या हो रहा है, वही आप जिसे देखेंगे तो कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट 1996 में साथ आते हैं, ठीक है। कांग्रेस प्लस लेफ्ट फ्रंट जो है, लेफ्टिस्ट पार्टी जो है, वो एक साथ आती 1996 में कि वो बीजेपी को बाहर रख सके, ठीक है। इनफैक्ट बीजेपी की 1996 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज हुई थी, कांग्रेस से ज्यादा सीट्स लेके आई थी।
बताओ। तो अलायंस पॉलिटिक्स में बस ये चलता है, इसकी टोपी उसके सर, कोई इसी के साथ जुड़ रहा है, कोई किसी के साथ जुड़ रहा है, अल्टीमेटली पावर टसल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलायंस पॉलिटिक्स में यूनाइटेड फ्रंट ऑफ 1996 वांटेड टू कीप बीजेपी आउट ऑफ पावर, और इस यूनाइटेड फ्रंट ने क्या किया, तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो दे डिड नॉट सक्सीड फॉर लॉन्ग। अब बीजेपी को बाहर रखना चाह रहे थे, इसीलिए आप क्या देखते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट सब मिलके क्या है, जो एक और जनता दल, ये वीपी सिंह वाला जनता दल नहीं है, अलग जनता दल है, एक और जनता दल ने अपने साथ रीजनल पार्टीज को मिला के क्या किया था, एक नेशनल यूनाइटेड फ्रंट बनाया था। तो इस यूनाइटेड फ्रंट को क्या है, इस यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट मिलता है बाहर से, किसका, कांग्रेस का, और कांग्रेस के साथ साथ में आप जैसे देखेंगे तो लेफ्ट पार्टीज वगैरह का, और इस तरह से यूनाइटेड फ्रंट जो है, तो एचडी देवगौड़ा जो है, ठीक है, एचडी देवगौड़ा जो कर्नाटक के एक समय पे चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1996 में। अब देखो 1996 में प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन ये 2001 तक सरकार नहीं चलेगी, सरकार बीच में गिरेगी धड़ाम से। क्यों? क्योंकि अलायंस पॉलिटिक्स में वही है, सपोर्ट हटाया कि गए, तो ना यूनाइटेड फ्रंट के पास मेजोरिटी थी, ना कांग्रेस के पास, ना बीजेपी के पास, ना लेफ्ट फ्रंट के पास में, तो वो मैजिकल फिगर जो है उस तक पहुंचने का सब अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे थे। तो अब तय ये कर लिया था कि बीजेपी को बाहर करना है, तो बीजेपी को बाहर करने के लिए क्या होता है, बीजेपी को बाहर करने के लिए यूनाइटेड फ्रंट का साथ दे देती कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट। ठीक, दे डिड नॉट सक्सीड फॉर लॉन्ग एज द बीजेपी कंटिन्यूड टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शंस ऑफ 1991 टू 1996। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि एक कहानी बताता हूं मैं आपको। 1984 के जो चुनाव हुए थे ना, तब बीजेपी की खिल्ली उड़ाई गई थी। कैसे खिल्ली उड़ाई गई थी? 2 सीट आई थी बस, पूरे कंट्री में जितनी भी लोकसभा सीट थी, जब 2 सीटें आई थी 1984 के। और अब यहां से आपको कमबैक देखना होगा, तो 2 सीटों से 1991 में बड़ी टक्कर दी, 1996 में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होकर आती है। ठीक है, तो 1996 में प्रयास किया गया बीजेपी को बाहर रखने का, और इसीलिए यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट दिया गया कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के द्वारा। ठीक है, तो बीजेपी इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन 1996 इलेक्शन। हाँ, और एक और चीज बताता हूं, तो यहां पे बीजेपी की सरकार भी बनती है, सरकार भी बनती बीजेपी की। कैसे? तो दे वर इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां पे 1996 में अपनी सरकार भी बनाई, लेकिन मात्र 14 दिनों के लिए। ठीक है, 13-14 डेज के लिए सरकार बने। क्यों? क्योंकि 1996 के जो चुनाव हुए थे, तो क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी बीजेपी के पास। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना चाह रहे हैं। प्रेसिडेंट ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वो अपना सपोर्ट प्रूव नहीं कर पाए, और क्या होता है, बीजेपी को पावर से बाहर रखना था। उस सिलसिले में क्या होता है, यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट मिल जाता है, और यूनाइटेड फ्रंट के एचडी देवगौड़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 1996 में। समझ रहे क्या उठापटक चल रही है, क्या उठापटक चल रही है? तो बार बार जिसके पास सपोर्ट है उसके पास उसकी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है। ठीक, वो चल रहा है। तो बट मोस्ट अदर पार्टीज वर अपोज टू इट, क्योंकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी। तो आप वही बोल सकते हैं मेजोरिटी प्रूफ करो, नहीं है तो स्टेप डाउन करो, बाय इलेक्शन होंगे। ठीक है, नहीं है तो स्टेप डाउन करो, बाय इलेक्शन करवाएंगे, बाय इलेक्शन नहीं, मिड टर्म इलेक्शन करवाएंगे। बाय इलेक्शन कब होता है? जब किसी की डेथ हो जाती है तो। ठीक है, तो यहां पे मिड टर्म इलेक्शन करवाने की बात करी फिर क्या होता है, बट मोस्ट अदर पार्टीज वर अपोज टू इट्स पॉलिसीज एंड देयरफॉर द बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी इन लोकसभा। और इसी के चलते क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी सिक्योर नहीं कर पाई, और जब बीजेपी सिक्योर नहीं कर पाई मेजोरिटी, तो 1996 में 14 ही दिनों में बीजेपी को अपनी सरकार गिराना पड़ी। और तब 1996 में आप देखते हैं यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है, एचडी देवगौड़ा जो है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कंट्री के। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स एक साथ बताते चल रहा हूँ, इसे डिटेल्स की तरह याद मत रखना, कहानी की तरह सुनते चलना, और सारी चीजें समझ में आते चली जाएगी। तो अब सवाल ये है कि सर बीजेपी को जब इतना संघर्ष करना पड़ा, तो आज पावर में कैसे है बीजेपी? आज नहीं, उस टाइम पीरियड में भी एक बार पावर में आती, तो देन हाउ बीजेपी केम टू पावर? तो बीजेपी कैसे पावर में आई? देखो, बीजेपी इज राइज टू पावर। इट फाइनली केम टू पावर बाय लीडिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट फ्रॉम May 1988 to June 1999 and was re-elected in October 1999। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि 1998 से फिर 2004 तक जो है बीजेपी अपनी क्या करती है, सत्ता संभालती है। और वो सत्ता कैसे संभाल पाती है? तो अब क्या होता है, 1998 में ये जो आप यूनाइटेड फ्रंट देख रहे हैं ना, तो यूनाइटेड फ्रंट भी क्या होता है, एक साल के ही टर्म पीरियड में चलती है। 1996 की जो यूनाइटेड फ्रंट थी, तो ये 1996 से 1997-98 तक चलती है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, कैसे? जो एचडी देवगौड़ा थे, तो उन्हें हटा के फिर क्या होता है, इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं। ठीक, इंद्र कुमार गुजराल को भी हटा के फिर क्या होता है, जैसे आप देखते हैं, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या है, बार बार आप क्या देखते हैं, सरकारें बदलते जाती है, बार बार सरकारें बदलते जाती है। अलायंस पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही रहा है। मैं आपको और अच्छे से डिटेल में भी समझाता हूं, रुको ये चीज। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग बोथ एनडीए गवर्नमेंट्स
एंड हिज गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1999 कंप्लीटेड इट्स फुल टर्म। तो 1999 के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो 1999 के पहले ही सरकार बनती है कोलिशन गवर्नमेंट 1998 में, 1 साल तक वो रहते हैं, लेकिन अब ये टर्म कंप्लीट होता है, मिड टर्म कंप्लीट होने के बाद में जो फिर फुल फ्लेजेड तरीके से इलेक्शन होते हैं, तो ये जो फुल फ्लेजेड तरीके से इलेक्शन कंप्लीट होते हैं 1999 के, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो है बहुमत के साथ, जैसे बहुमत इन द सेंस कि जो उनका पूरा अलायंस रहता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी का, बीजेपी और बीजेपी की एसोसिएट पार्टीज जो हैं उनका जो ग्रुप रहता है, जैसे शिवसेना वगैरह जो थी, तो वो मिलके क्या करती है, उस मेजोरिटी फिगर को अचीव कर लेती है और फिर वहां पे क्या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है जो 1999 से 2004 तक 5 सालों तक चलती है। ठीक है, तो ये भी मतलब मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन ये है कि स्टेबल रही जिसने अपना टर्म पीरियड कंप्लीट किया। समझ में आ रहा है? अब वही बताया गया, जैसे 1971 में आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, किसके सामने, कांग्रेस अकेली एक कह सकते हैं कि टॉल पार्टी के सामने की तरह खड़ी हुई है। फिर क्या होता है, यही चीज आप 1999 तक आते आते देखोगे तो कोई एक टॉल लीडर नहीं रह गया था, लेकिन अलायंस पॉलिटिक्स ने ऐसा कर दिया था कि जो कांग्रेस एक समय पे क्या होता था, टॉलेस्ट पार्टी की कैटेगरी में आती थी, तो उस टॉलेस्ट पार्टी का स्टेचर छोटा हो गया था और अलायंस पार्टीज जो मिलकर अलायंस बना रही थी, 1999 के एनडीए गवर्नमेंट की बात बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है, 1999 के एनडीए गवर्नमेंट की बात बताई जा रही है। तो ईयरिंग फॉर पास्ट ग्लोरी, देयर वाज अ टाइम नॉट ऑल दैट लॉन्ग अगो, मतलब इतने पुराने समय की बात नहीं है, 1997 से 1999, क्या देख रहे हैं, 1971 से 1999, ठीक 30 सालों में, 30 सालों में काया पलट हो गई। तो वही बताया जा रहे हैं, क्या व्हेन पॉलिटिकल लाइफ बिगन विद द कांग्रेस एंड एंडेड विद द कांग्रेस, ठीक है, तो अब क्या है, पहले एक ऐसा समय था जब कांग्रेस से सब कुछ चालू होता था, खत्म होता था, अब कांग्रेस से मतलब पहले यहां कांग्रेस सब कुछ थी, अब यहां पे कांग्रेस सब कुछ पाने के लिए प्रयास कर रही है। तो इस कार्टून में उस चीज को दर्शाया गया। लीडर्स देखो, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है लीड कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर बनते 1999 में, तो उनका ये स्टैच्यू ऊपर, फिर नीचे आप देखोगे तो उनके जो अलायंस पार्टनर्स थे वो सारे अलायंस पार्टनर्स बताए गए हैं इसमें, ठीक है, तो शिरोमणि अकाली दल हो गया, शिवसेना हो गई, ठीक है, साउथ की जो पार्टीज थी कुछ वो हो गई, तो ये सारी पार्टीज ने बीजेपी को क्या किया, एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनता है उसमें सपोर्ट देके सरकार बनवाई थी। ठीक है, तो कार्टूनिस्ट डिपिक्शन ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू अ मल्टी पार्टी अलायंस सिस्टम, मतलब ये दर्शा रहे कैसे वन पार्टी डोमिनेंस से मल्टी पार्टी अलायंस सिस्टम आता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना, तो सिंस इलेक्शन ऑफ 1989 a long phase of collision politics began in India, ठीक है, तो इस इलेक्शन के पीरियड से अगर आप इस टाइम पीरियड से देखोगे तो क्या हो रहा है, एक लॉन्ग फेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स जो इंडिया में स्टार्ट होता है। फाइन, इसी टाइम पीरियड से, क्योंकि यहां पे क्या कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, अगर कहते हैं ना कि एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, तो हवा में नहीं कहते, कांग्रेस सिस्टम सच में यहां पे क्या हो रहा है, खत्म होता देखने को मिल रहा है आपको। तो दी इलेक्शंस ऑफ 1989, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम का खत्म होना और कंट्री में कोलिजन पॉलिटिक्स जो है उसका स्टार्ट होना। ठीक है, देयर हैव बीन 9 गवर्नमेंट्स एट द सेंटर, और इसी बीच में क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे आप देखते हैं तो 9 गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, सेंट्रल लेवल पे आपको 9 गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। तो देयर हैव बीन 9 गवर्नमेंट्स एट सेंटर। 9 गवर्नमेंट्स कैसे थी, तो ये देखो यहां से समझना, हाँ मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, पहले पढ़ा देता हूं मैं, ठीक नहीं, पहले समझा ही देता हूं एक बार कहानी, तब आपको समझ में आएगी कैसे। तो 1989 के इलेक्शन में मैंने आपको बताया किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, वीपी सिंह की सरकार बनती है, उसे कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट सपोर्ट करके कांग्रेस को बाहर रखने का प्रयास करती है। लेकिन क्या होता है कि बीजेपी वीपी सिंह से अपना सपोर्ट हटाती है, सरकार गिरती है, और वहीं पे कांग्रेस क्या करती है, झपट्टा मार के चंद्रशेखर, जो कि क्या है नेशनल फ्रंट के एक सेक्शन थे, आपकी बुक में ये पेज है ना, इसे खोलो, इससे समझ में आएगा। ठीक है, चंद्रशेखर जो थे तो नेशनल फ्रंट जो बना था उसी के पार्ट थे, लेकिन वो उस पार्ट से टूट के अपने साथ कुछ एमपीज को ले आए, 64 एमपीज को, और उन्होंने सरकार बनाई, सरकार बना के वो प्राइम मिनिस्टर बने रहे, बहुत छोटे पीरियड के लिए बने रहे, कांग्रेस ने वहां से भी सपोर्ट हटा लिया। तो अब क्या है, कंट्री में आपको इलेक्शन करवाने ही पड़े। तो अब जो इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एक ट्रेजेडी ऐसे हो जाती है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, कौन, कांग्रेस की तरफ से राजीव गांधी, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो कह सकते हैं इनडायरेक्टली उसका क्रेडिट मिलता है कांग्रेस को, कांग्रेस थोड़ी बेहतर पोजीशन में आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती है और अलायंस मिलाती है एआईडीएमके और दूसरी स्मॉलर पार्टीज के साथ में, और स्मॉलर पार्टीज के साथ अलायंस बनाने के बाद में 1991 से 1996 तक कांग्रेस की सरकार चलती है। लेकिन अब इस 1996 ये भी अलायंस ही थी क्योंकि क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, तो ये जो सीधी गवर्नमेंट चलती रही, ठीक है, तीसरी गवर्नमेंट थी, कुछ समय तक चली, 1996 तक अपना टर्म पीरियड कंप्लीट करती है। 1996 में जो चुनाव होते हैं ना, तो उस चुनाव में क्या होता है, बीजेपी टक्कर देती है और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती है, लेकिन मेजोरिटी नहीं है बीजेपी के पास भी, कुछ शायद 161, 67 ऐसी कुछ सीट्स थी उसके पास। तो अब क्या है, बीजेपी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाती है, वो सोचती है कि चलो मैं मतलब प्रेसिडेंट के सामने जब दिख रहा है कि कोई सरकार नहीं बना सकता है, किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाते हैं कि आइए। लेकिन होता क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी को
बोलते हैं ना कि वोट ऑफ सपोर्ट नहीं मिलता है और इसके कारण क्या करना पड़ता है, उन्हें अपनी सरकार 13 ही दिनों में 13-14 दिनों में ही गिरानी पड़ती है। अब क्या होता है, तो अब सरकार कौन बनाएगा, अगेन अगर आप क्लियर नहीं होता कि किसको मेजोरिटी मिल रही तो फिर इलेक्शन होते, तो उस चीज से बचते हुए क्या होता है कि आप जिस देखेंगे 1996 में यूनाइटेड फ्रंट जो बनता है, जिसको लीड कौन कर रहे थे, एचडी देवगौड़ा। तो यूनाइटेड फ्रंट जो रहता है ये भी जनता दल, सुनो मेरी बात, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सोशलिस्ट, जनता दल सेक्युलर, बहुत सारे जनता दल है, उनमें मत घुसना। हाँ, तो यहां पे आपको सीधी चीज समझना है कि एचडी देवगौड़ा जो थे तो वो यूनाइटेड फ्रंट को लीड कर रहे थे और यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट कौन दे देता, कांग्रेस सपोर्ट दे देती है, ठीक है। तो मतलब यहां पे शायद उनका नाम सीताराम येचुरी नहीं, येचुरी नहीं, केसरी, सीताराम केसरी, हाँ येचुरी तो अभी है ना, सीताराम केसरी जो थे वो कांग्रेस के उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। तो उन्होंने क्या है, एचडी देवगौड़ा को सपोर्ट दिया, बोला कि बनाओ सरकार, सरकार बना ली। अब क्या होता है, एचडी देवगौड़ा से वो सपोर्ट भी हटवा लेते हैं कब, 1997 में। एक साल तक सरकार चलती है कांग्रेस के सपोर्ट से, ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट कांग्रेस के सपोर्ट से एक साल तक चलता है, क्योंकि इस समय पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी थी, लेकिन क्योंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट थी लेकिन मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन यहां पे क्या है, जो अलायंस बनता है वो अलायंस यूनाइटेड फ्रंट के बीच में और कांग्रेस के बीच में बनता है, तो सरकार तो चल रही होती है, लेकिन क्या है, अब एचडी देवगौड़ा पसंद नहीं आते हैं, तो कांग्रेस अपना सपोर्ट हटाती है, कांग्रेस सपोर्ट हटाती है और बोलती है कि लीडरशिप चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो लीडरशिप चेंज होती है और इंद्र कुमार गुजराल जो है, जो कि अगेन क्या था, एचडी देवगौड़ा की सरकार में कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मतलब बोल रहे थे हमें लीडर पसंद नहीं, हम सपोर्ट तो दे देंगे, लीडर पसंद नहीं है, तो इंद्र कुमार गुजराल को फिर लीडर बनाया गया, बोला कि तुम बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट तो बना रहे। तो यूनाइटेड फ्रंट ने इस तरह से 1996 से 1998, ठीक है, 2 साल कंटिन्यू किया, 2 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कंटिन्यू किया, ठीक है। तो अब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल थे, लेकिन इंद्र कुमार गुजराल से भी सपोर्ट कांग्रेस ने हटा लिया, फिर सरकार गिर गई, ठीक है। अभी टर्म पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 ही साल हुए। तो अब क्या होता है, अब बीजेपी जो है अक्टूबर से क्या करती है, एक तरह से अपना नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो और दूसरी पार्टीज थी उनके साथ मिलके एनडीए का कोलिजन जो है 1998 से 1999 तक 14 महीनों के लिए चलता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, तो पहले जो 14 दिन सरकार चली थी वो 14 महीने तक चलती है, फिर उसके बाद में जब इलेक्शन होते हैं, तो अब समझो, यहां पे एक अच्छी चीज बताता हूं, 1998 से 1999 तक जो एनडीए ने सरकार चलाई है ना, जो टर्म कंप्लीट किया है, उस सरकार में पता क्या होता है, उस सरकार में जैसे अगर आप देखोगे तो उस सरकार में ये देखने को मिलता है हमें कि कारगिल वगैरह का युद्ध हो गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ जैसे अटल बिहारी वाजपेयी आप देखोगे तो पोजीशन को कंसोलिडेट कर पाई थी और लोग भी परस्त हो गए थे बहुत ज्यादा, क्या टुकड़ों में गवर्नमेंट चलती है, कभी बन रही, कभी गिर रही, कभी बन रही, कभी गिर रही है। तो लोगों ने यह तय कर लिया था कि अब हमें एक गवर्नमेंट अच्छी चाहिए। तो बीजेपी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी और बीजेपी लेड अलायंस जो उसको अच्छी मेजोरिटी मिल जाती है। तो अक्टूबर 1999 में जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव से आप क्या देखते हैं, अक्टूबर 1999 से आप जिस देखेंगे तो 2004 तक क्या रहता है, एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल इन द सेंस स्टेबल अलायंस वाली गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जैसी आपको पीवी नरसिम्हा राव के अंडर में देखने को मिली थी। तो ये कहानी चल रही है, ठीक है। अब फिर क्या होता है, अब 2004 के चुनाव फिर आते हैं, फिर वही वाली बात, चुनाव होंगे लेकिन किसी एक पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी वहां भी नहीं मिली, तो वहां अलायंस बनता है। किसका अलायंस बनता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस लेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस पावर में आती है, कांग्रेस पावर में आती है, तो कांग्रेस का अलायंस फिर 10 सालों तक चलता है आगे, ठीक है, 2014 तक। और 2014 में आप जिस देखोगे तो इतने लंबे समय के बाद में 1989 के बाद में 2014 में जाके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी, तो बीजेपी को क्लियर कट मेजोरिटी यहां पे मिलती है और फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जो कि पिछले 10 साल होने पे आ जाएंगे 24 में। तो ऐसे चल रही थी, समझ में आया। तो मैंने आपको पूरी जो उथल पुथल वाली पॉलिटिक्स थी, कौन कब प्राइम मिनिस्टर बना, कैसे बना, क्या बना, वो सब बता दिया। कैसे अलायंस पॉलिटिक्स में सपोर्ट देने से और हटाने से सरकारें गिरती है और बनती है, वो भी बता दिया आपको विद एग्जांपल। समझ में आ गई चीजें। यहाँ पर देखो क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सिंस द इलेक्शन ऑफ 1989 अ लॉन्ग फेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स बिगेन इन इंडिया, ठीक है। देयर हैव बीन 9 गवर्नमेंट्स एट द सेंटर, ऑल ऑफ व्हिच हैव either been coalition governments or minority governments supported by other parties which did not join the government, ठीक है। तो ये सब क्या होता था, जैसे आप देखेंगे तो नेशनल फ्रंट में भी क्या हुआ, वीपी सिंह को जब वीपी सिंह की सरकार को जब मदद दी तो उन्होंने बाहर से दी, बोल दिया कि हम सरकार में नहीं आना चाह रहे, बीजेपी ने बोल दिया हम आपकी गवर्नमेंट को चलाने के लिए सपोर्ट दे रहे हैं, चलाओ हमारे बिहाफ पे, ठीक है। तो इस तरह से माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स बनी। माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स मतलब ये होती है कि जिसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, वो किसी के सपोर्ट के दम पे चल रही है, ठीक है। इन दिस फेज एनी गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड ओनली विथ द पार्टिसिपेशन और सपोर्ट ऑफ मेनी रीजनल पार्टीज। अब इस चीज को एनालाइज करो, जब ऐसा फेज था कि क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिल रही है, कोई नेशनल पार्टी नहीं है, कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया है, तो रीजनल पार्टीज के सपोर्ट के बिना कोई भी नेशनल गवर्नमेंट बनी ही नहीं सकती थी। तो इसके चलते क्या है कि रीजनल लीडर्स जो है ना,
रीजनल लीडर्स जो है वो साउथ इंडिया के रीजनल लीडर्स की बात कर लो, नॉर्थ इंडिया के रीजनल लीडर्स की बात कर लो, नॉर्थ ईस्ट के रीजनल लीडर्स की बात कर लो, ये रीजनल लीडर्स मजबूत होने लगे। ठीक है, रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी। पहले ऐसा था नेशनल पार्टी जो है तो वो नेशनल इंटरेस्ट को ब्रॉड करके सोचती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने रीजनल इंटरेस्ट की बात नहीं मानी तो क्या, रीजनल पार्टीज की बात नहीं मानी तो आप क्या कर जाओगे, नेशनल लेवल पे सपोर्ट खो जाओगे, और नेशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं मिला रीजनल पार्टीज का तो सरकारें नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स में 1989 के बाद से कहीं ना कहीं रीजनल डोमिनेंस जो है, रीजनल पॉलिटिक्स का डोमिनेंस आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? अब कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है यहां पे देखो, कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है, द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट मे बी सीन एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ठीक है, जो ये कोलिजन गवर्नमेंट का पूरा एरा देखा आपने एक 1989 से 2014 तक, तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरह देखा जा सकता है। एक लंबे समय तक इंडियन पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इतनी इनस्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली आपको। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिवली साइलेंट चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। एंड व्हाट वर दीस साइलेंट चेंजेस? तो साइलेंट चेंजेस ये थे कि रीजनल प्रॉब्लम्स जो थी वो रीजनल प्रॉब्लम्स जो है पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने लगी थी, रीजनल लेवल पे लोग स्ट्रांग होने लगे थे। मैं आपको जुड़वाने के लिए हर तरह से एंगल कनेक्ट करवा सकता हूं। कनेक्ट करो, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ग्रो कर रही थी? क्योंकि रीजनल लेवल पे लोग प्रॉस्परस हो रहे थे। ग्रीन रेवोल्यूशन एक उसके पीछे का फैक्टर था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन से किसान प्रॉस्परस हुआ तो उसने सोचा कि हाँ पैसा तो कमा लिया, पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, तो पंजाब में शिरोमणि अकाली वगैरह इस तरह से रीजनल पार्टी से मर्ज होती है। समझ में आ रही है चीजें? फिर क्या होता है, फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो मतलब ये पॉइंट है कि क्या हो रहा है कि साइलेंट चेंजेस जो दशकों से चले आ रहे थे, उन साइलेंट चेंजेस का आपको पॉलिटिकल इंपैक्ट कब देखने को मिलता है? 1990s के डिकेड में। ठीक है, तो कोई भी चेंज आता ना, बदलाव अगर आता तो रातों रात नहीं आता, ये चीज सीख लेना। ठीक है, उस बदलाव को लाने के लिए आपको बहुत सारी रातों की नींद गंवाना पड़ती, तब जाके वो बदलाव आपके सामने आता है। ठीक, ये हो गया। तो बिफोर की अगर हम बात करें तो बिफोर इट वाज द कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ दैट वाज अ कोलिजन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट एंड डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा एंड ग्रुप्स। ठीक है, तो पहले ये स्थिति थी कि पहले रीजनल पॉलिटिक्स उतनी डोमिनेट क्यों नहीं करती थी? क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि कांग्रेस ही अपने आप में एक ऐसा छाता था जिसके अंदर सभी लोग समाता था। ठीक है, मतलब कि कांग्रेस पहले क्या थी, बहुत ज्यादा अकोमोडेटिव थी। ये हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी पढ़ा। पहले स्थिति ये थी कि पहले सर रीजनल पॉलिटिक्स इमर्ज होना था तो पहले से ही हो सकती थी, अभी क्यों हुई? तो कारण है उसके पीछे का, क्योंकि पहले ये स्थिति थी कि कांग्रेस अपने आप में बहुत इंक्लूसिव थी, अपने आप में कांग्रेस एक कोलिजन की तरह ही थी। लेकिन क्या हो रहा है कि जब कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया तो आफ्टर मतलब 1989 के बाद की सिचुएशन की अगर बात करें तो सिंस द लेट 1960s, 89 तो बहुत आगे आ गए, 1960s से जैसे आप देखोगे कि कांग्रेस से एक एक हिस्सा टूटते चले गया, कांग्रेस का स्प्लिट देखने को मिल गया, जनता पार्टी जो वो बाहर निकल के आ गई। तो सिंस द लेट 1960s various sections had been leaving the Congress fold and forming separate political parties of their own। ठीक है, तो 1960s के बाद से जब एक एक करके हिस्से अलग होने लगेंगे ना, तो फिर जो ब्रॉड पार्टी थी उसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक है, तो राइज ऑफ मेनी रीजनल पार्टीज इन द पीरियड आफ्टर 1997। फाइन, तो दिस सॉ द राइज ऑफ मेनी रीजनल पार्टीज इन द पीरियड आफ्टर 1997। ठीक है, 1977 क्लियर हुआ? तो ये जो आपने पार्ट यहां पे देखा तो ये क्या था? इट वाज द कांग्रेस सिस्टम। पहले कांग्रेस सिस्टम था, लेकिन कांग्रेस सिस्टम डिक्लाइन हुआ तो फिर वहां पे आपको रीजनल पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, रीजनल पार्टीज का इमर्जेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो व्हाइल दीज डेवलपमेंट्स वीकेंड द कांग्रेस पार्टी, दे डिड नॉट एनेबल एनी सिंगल पार्टी टू रिप्लेस द कांग्रेस। अब जब कोई सिंगल पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस नहीं कर पाई तो दिखती बात है फिर क्या बनेगा, गुलदस्ता बनना तय था। फिर रीजनल पार्टीज का इमर्जेंस आना तय था, फिर अलायंस पॉलिटिक्स का इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेंस देखना तय था। समझ में आई यहां तक कहानी? तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई होप यू एंजॉयड इट। आपको मजा आया है ना? एक बार चलो फिर से हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो सांस लो गहरी, सभी लोग मुस्कुराओ इस तरह से और अब मेरी बात सुनो। एरा ऑफ कोलिजन में आपने देखा कि किस तरह से 1990s के टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं कोलिजन जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दे रहा था। उस कोलिजन में आप क्या देखते हैं कि दो फैक्टर्स रहे कि पहले तो कांग्रेस का डिक्लाइन होना, और कांग्रेस के डिक्लाइन होने के साथ साथ में रीजनल पार्टीज का इमर्ज होना। अलग अलग इक्वेशंस में आपको स्टेबल और अनस्टेबल दोनों ही तरह की गवर्नमेंट देखने को मिली, जहां पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने नेशनल लेवल पे धूम मचाई। ठीक है, तो वो नेशनल फ्रंट की बात हो, चाहे यूनाइटेड फ्रंट की बात हो, चाहे माइनॉरिटी गवर्नमेंट लेड बाय बीजेपी हो, एनडीए हो, हर जगह आपको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस देखने को मिला। सो दिस वाज the broad factor which was influencing the political developments, or we can say simply developments in Indian politics during the period of 1990s। दूसरा फैक्टर क्या था? तो मैंने आपको जो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, मंडल कमीशन, अदर बैकवर्ड कास्ट के इशू को उठाना, ये दूसरा फैक्टर था जिसे हम आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके पढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आई है। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू।